Hello, my dear students. Welcome to Byju's Exam Prep GATE and ESC CEME XE channel. So guys, आज मैं क्विकली आपको जैसे पता है कि आ रहे हैं गेट एग्जामिनेशन, अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये सिर्फ 10 टिप्स जो आपको क्रैक करने में गेट एग्जामिनेशन हेल्प करने वाले हैं. सो क्विकली सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्विकली आपको टिप्स बताते हैं, बट उससे पहले कुछ चीज़ें जो आप जान लीजिए. ठीक है, ये कि आपको बता दूं अनाउंसमेंट की डेली डोज चल रहा है भाई सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसेप्ट ऑफ द डे. अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो मैं आपको पहले बोलूंगी पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा. और इसके साथ आपको कंसेप्ट ऑफ द डे भी चलेगा, कभी क्वेश्चन कभी कंसेप्ट, ताकि आपको उस सेशन में कुछ एक बेहतरीन कंसेप्ट या क्वेश्चन देखने को मिलेगा. साथ में मैं नेक्स्ट बात करूं तो होने वाली है मेगा वर्कशॉप. अगर आप सोच रहे हैं एस्पिरेंट है 2024 के और आपको करना है सिंगल डिजिट रैंक, आपका एम है, तो ये सेशन आपके लिए 4 दिसंबर को होने वाला है. ये सेशन 12:30 PM पर. ओके, इसके साथ ही अगर आपको नोट्स, क्विज वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारी टिप्स रिलेटेड टू एकेडमिक्स के बारे में. 10 टिप्स में सबसे पहले आती है कि टिप्स रिलेटेड टू एकेडमिक्स. अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स के बारे में भाई साहब, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए. अभी भी कुछ लोग हैं, आप बात नहीं करोगे मैम ये पढ़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सिलेबस में है कि नहीं है. तो सबसे पहले तो जान लो कि सिलेबस क्या है. अभी फिलहाल क्योंकि अब तो हम लोग अंतिम छोर में जा चुके हैं, तो जितना हो सके, अगर अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं हुई है तो फिर तो अभी तो आपके लिए IMP इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी है. पर जान लो, पता चला अभी बैठे हैं कोई चीज करने, पढ़ रहे हैं बैठ के, आया ही नहीं है 20 सालों में. अब इस साल आ गया तो पता नहीं, बट नहीं आएगा, मैक्सिमम चांसेस तो है नहीं आएगा. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिलेबस का पार्ट है, कौन सा नहीं है. ठीक है, सो बाउंड्रीज ऑफ द सिलेबस, क्योंकि भाई साहब आपको PhD नहीं करनी है, आपको एग्जाम निकालना है, तो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड रहनी चाहिए. स्टडीज, सिलेबस टारगेट करो और पहले उसके सिलेबस को समझो. अब तो ये टाइम नहीं है इन अ सेंस कि आप सिलेबस समझने का, कि वो पार्ट तो सिलेबस का पढ़ो जो हर साल पूछा जाता है, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे आता है कंसेप्ट बिल्डिंग. अब अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं एक हैंडबुक ले लेता हूं और मैं बैठकर उसके फॉर्मूलाज रट लेता हूं और मुझे क्वेश्चंस बन जाएंगे, हो सकता है कट ऑफ भी निकल जाएगा, बट अच्छी रैंक नहीं आएगी, ये तो पक्की बात है. ठीक है, आएंगे कुछ गिवन डेटा पुट करो, फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा, होगा, बट कंसेप्ट नहीं. बेटर है अगर आप कंसेप्ट पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो बेटर है कि कंसेप्ट बिल्डिंग पर पहले ध्यान दो. अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये CTQ लगते हैं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, तो पहले ये कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कंसेप्ट पता हो. ये ध्यान रखना, क्वेश्चन से कंसेप्ट नहीं बनते, कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं. तो कुछ लोग, हम लोग भी कराते हैं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, पर पहले वो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं और बताते देखो ये जो कंसेप्ट बताया था वो उसमें. तो हमेशा याद रखना, कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन से कंसेप्ट नहीं बनते. ठीक है, वो जो चीज है इस क्वेश्चन में वैलिड हो रही है अगले में नहीं, ऐसा ना करो. पहले क्वेश्चंस को समझने के लिए कंसेप्ट्स को समझो. अभी भी अगर आप 4 सब्जेक्ट भी पढ़ के जा रहे हो एग्जाम के लिए, तो एटलीस्ट वो 4 तो करके जाओ, क्योंकि सिर्फ कट ऑफ निकालना तो एम नहीं है. एटलीस्ट अगर अगली बार 2024 के लिए तैयारी करो, 23 का भी फॉर्म भर ही दिया है, ठीक है, दोस्तों के चक्कर में भर दिया, चलो तो 4 पढ़ के जाओ, बट कंसेप्चुअली अच्छे से स्ट्रांग होकर जाओ, रादर देन फॉर्मूला मगअप करके जा रहे हो. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिविजन इज इक्वल टू रैंक. अब ये क्या बात हुई मैम, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर एक बार PYQ सॉल्व कर लेते हैं और आपको हो जाएगा, मतलब वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, तो आप गलत है. ये बहुत ही गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं होता है. कम से कम 4 बार आपको पूरी PYQ सॉल्व करनी पड़ती है भाई साहब. पहली बार तो आप समझते हो, दूसरी बार थोड़े कंसेप्चुअली समझते हो, तीसरी बार कॉन्फिडेंस आता है और चौथी बार में प्रो बनते हो. तो 4 बार ही सॉल्व करनी पड़ती है आपको PYQs. इसके साथ ही आप देखिए, अभी आप आ चुके हैं उस फेज में कि आपको लगता है कि जो पहले आपने पढ़ा है वो आप भूल रहे हो,
वो इसलिए क्योंकि हमारे रिवीजन में कमी है। अब आप बोलोगे मैम कैसे करें रिवीजन, चलो 2 सब्जेक्ट हो तो चलो दूसरे के करते करते पहले को रिवाइज कर ले, बट अगर सब्जेक्ट ही मेरे पास 10 12 इतने सब्जेक्ट है तो मैं रिवीजन कैसे करूं? क्वेश्चंस लगाओ, पढ़ तो लिया, अब उसका एग्जीक्यूशन देखना है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप क्वेश्चंस में लगा पा रहे हो कि नहीं, तो क्वेश्चंस में लगाओ। और मैम पढ़ रहे हैं बट डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग करें, मतलब समझ नहीं आ रहा है, डर लग रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है, तो यार अगर आप ये सोचते हुए दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो दूसरा सब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। बेटर है कि जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको पहले सब्जेक्ट का डर सता रहा है, उठो सुबह, क्वेश्चंस लगाओ, खत्म। वो डर के साथ पूरा दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने से अच्छा है उस डर को ऑन स्पॉट खत्म कर दे। उस सब्जेक्ट में अगर जियोटेक में डर है, सुबह उठ के जियोटेक कर लो, क्वेश्चंस लगा लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैम पर अगर नहीं बनेगा तो डिमोरलाइजेशन हो जाएगा। अरे भाई साहब तो पढ़ लेंगे ना, नोट्स पढ़ लेंगे, बट यार शायद मैं जियोटेक भूल रहा हूँ और सोचते सोचते एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, देन यू विल लर्न टू नथिंग। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब कि रिविजन इज द की टू सक्सेस। किसी के पास ऐसा सुपर दिमाग नहीं है कि उसको सब चीजें रिटेन हो, उसके लिए रिवीजन करना पड़ता है। आप बुलेट पॉइंट्स लगा के चिपका दो या फिर आप आईने के सामने चिपका दो या अपने फोन में रख लो चीजों को, ताकि अगर आप कहीं और भी है तो आपके पास टाइम है तो आप रिवाइज करते रहो। जितनी आपकी जो मर्जी आप करो बट रिवीजन करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार रिवीजन थॉरोली, पेजेस पलटा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, ये नहीं तो फिर आके बोल के मैम आपने तो रिवीजन इज इक्वल टू रैंक बोला था, हमने तो किया, हमारा रैंक नहीं आया। रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PYQ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। यही तरीके होते हैं आपके क्या रिवीजन करने के। PYQs लगाओ, टेस्ट सीरीज दो, तभी तो पता चल पाएगा जो चीज पढ़ी है उस चीज को आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, ये बात आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करूं, जितना हो सके टेस्ट दो। पहले मैं बोलती आपको, अगर आप शुरू में अगर हम लोग बात कर रहे होते जुलाई के टाइम पे, तब मैं आपको बोलती कि टेस्ट सीरीज टेस्ट दीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। ठीक है, बट अभी मैं आपको बोलूंगी कि अभी फिलहाल आप फोकस कीजिए, अभी इस मोमेंट पर आप फोकस कीजिए फुल लेंथ टेस्ट में। उसका रीजन ये है, फुल लेंथ टेस्ट इसको दो और जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसको दो फिलहाल। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है जो मैं बोल रही हूँ कि फुल लेंथ टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, तो उसके बारे में थोड़ी चीजें मैं डिस्कस कर लूं ताकि डाउट्स ना हो। सब्जेक्ट वाइज के लिए अभी इसमें इसलिए मना कर रही हूं मैं, क्योंकि अब एक सब्जेक्ट में उनको 25 क्वेश्चंस अगर देने हैं तो वो ऐसे टॉपिक से भी देंगे जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, तो आप डिसहार्टेंड हो जाओगे। ठीक है, जिसकी अभी नीड नहीं है। अभी आप कोशिश कीजिए फुल सिलेबस टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और मॉक टेस्ट दीजिए। अब ये टेस्ट होंगे 3 आवर्स के, एग्जैक्टली गेट पैटर्न 65 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आएगा यार नहीं बन रहा है, सबमिट कर देता हूं, नहीं बन रहा है फिर आंसर्स देख लूंगा। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, इसे हमें नहीं करना है। अगर आप टेस्ट देने बैठ रहे हैं तो आप ऐसे अज्यूम करो कि ये आपका फाइनल टेस्ट है, एग्जैक्टली द गेट पैटर्न। तो सबसे पहले तो आपसे 3 घंटे में जितने क्वेश्चंस होते हैं आपको उसको सॉल्व करने हैं। दूसरा, अगर वैसे तो होता नहीं है बट अगर टाइम की कमी पड़ जाती है और आपने सबमिट कर दिया टेस्ट, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा 3 घंटे बाद, तो उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस लगते हैं यार जी मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता ना तो मुझे कर लेना था, सॉल्यूशन नहीं देखना, तो फिर उन क्वेश्चंस को करो। और जो फिर से ट्राई करने के बाद भी ना बने तब सॉल्यूशन देखो। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। ठीक है, बस तेजी से फुल लेंथ टेस्ट चालू नहीं किया, 1 घंटे हुआ नहीं और सबमिट कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। ठीक है, इस अप्रोच के साथ मत सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, देन देयर इज नो यूज ऑफ गिविंग टेस्ट। अगर आपको सॉल्यूशंस ही देखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो क्या मतलब। और अगर उस समय आपने कर भी लिया तो वो ज्यादा समय तक रिटेन नहीं होगा क्योंकि उसमें आपने अपने एफर्ट्स नहीं डाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले बात है कि आप जो चीजें हैं रिलेट द टॉपिक्स इन स्टडी। ठीक है, टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ो, एक चीज अलग दूसरी चीज अलग। अब मैं एक एग्जांपल के लिए अगर आपको बता दूं, चलो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ किसका केस का, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के केस का, या कोई भी एक चीज का ले लो, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज की बात कर लेती हूँ, एग्जांपल ले रही हूँ।
स्लैश डाइजेशन टैंक की बात कर लेती हूँ। उसमें अगर जब मैं एनारोबिक डिकम्पोजिशंस करती हूँ तो मीथेन फॉर्मर्स आते हैं। अब वो मीथेन फॉर्मर्स आते हैं तो उससे क्या मैम, मैंने आपको बताया था मीथेन फॉर्मर्स जो होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं, पीएच सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं भाई साहब। तो अगर उनको ज़्यादा पीएच में पानी मिल जाएगा तो भी फंक्शन नहीं करेंगे, कम पीएच में पानी मिलेगा तो भी फंक्शन नहीं करेंगे। रटने से अच्छा समझ लो भाई, ग्रिड चेंबर के बाद फ्लो इक्वलाइजिंग चेंबर इसीलिए लगाया था, सर्कुलर सीवर इसीलिए बनाया था, ये सब मीथेन फॉर्मर्स के लिए सोचते हुए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज को रिलेट करके पढ़ोगे तो वो चीजें ज्यादा समय तक रिटेन होगी। अदरवाइज फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो याद रहेगी, बट उसको कंटिन्यूएशन में कितने समय तक याद रहती है दैट आई कांट गारंटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा समय तक रिटेन रहती है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर ब्रेक। अगर मैंने ना एक दिन मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, उसमें एक था 18 घंटे कैसे पढ़े, 20 घंटे कैसे पढ़े, और उसमें मिलियन में व्यूज थे। फिर मैंने बोला कि यार मेरे को भी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या अलग सा बता रहे हैं कि मैं भी देखूं। मैंने देखा जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वो आप एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो। देखो व्यूज तो उनको मिल गए, पैसे उनको मिल गए, ठीक है, मोनेटाइज कर रखा है चैनल, मिल गए। बट आप ये सोचो ना कि बेसिकली क्या 20 आवर्स एक दिन में अगर आप रोज ऐसा कर रहे हो तो ये आपकी बॉडी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, आप नहीं कर पाओगे। उससे बेटर है कि अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप अभी भी अगर 8 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेटर है, रादर देन अगर आप 20 आवर्स पढ़ रहे हो और आप उसको एक दिन 20 आवर्स पढ़ते हो, बाकी के दिन तो यार मेरा सर भारी लग रहा है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मुझे तो बुक को देख के नींद आ रही है, और उसके चक्कर में आप 4-5 दिन वेस्ट कर रहे हो। दो उससे तो बेटर ही है ना कि आप रोज 8 घंटे पढ़ो, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। इसीलिए आप प्रॉपर ब्रेक लीजिए। अगर आपकी सिटिंग हैबिट्स इनिशियली ज्यादा नहीं है, 1 घंटे के बाद ब्रेक लीजिए, पर सिटिंग हैबिट्स थोड़ा बढ़ाइए, जैसे 1.5 आवर्स 2 आवर्स तो सिटिंग हैबिट्स करिए, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, एक टाइम के बाद दिमाग हो जाता है सैचुरेटेड, फिर कुछ समझ में आना बंद हो जाता है। इसलिए बेटर है टाइम टाइम पर आप ब्रेक लेते जाओ। ठीक है, अब ब्रेक का मतलब ये नहीं कि सोचा था 10 मिनट लेंगे, इंस्टाग्राम की रील्स देखने में 1 घंटा बिता दिया, ऐसा नहीं, रिजिड होना पड़ेगा। 10 मिनट मतलब 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं तो बोलोगे मैम ने बोला ब्रेक लेने को तो ब्रेक पे ब्रेक ही लिए पड़े। ठीक है, नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई साहब, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनवायरमेंट से दूर रहें, ठीक है, इनसे दूर रहे। पॉजिटिव एटीट्यूड कहने का मतलब ये है कि भाई साहब हो जाएगा, बस मेरा टारगेट ही क्या है, मेरा टारगेट ही क्या है, बस ये चिपका लो, ताकि जब भी दिमाग भ्रमित हो कहीं और जाए तो मेरे दिमाग में ये चीज रहे कि भाई मेरे को AIR 1 लाना है। बस ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए आपका। नहीं हुए सब्जेक्ट्स दैट इज ओके, हो जाएंगे, बट मैं नहीं कर पाऊंगा यार, गेट इस साल नहीं निकलेगा, नेक्स्ट साल के, अभी तो आप लड़े ही नहीं हो, जंग लड़ने से पहले कैसे हार मान गए भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। जितना आता है, जितना पता है उतने के साथ जाओ ना देने पेपर में, जो होगा वो देखा जाएगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो भाई, मेरा भी नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा तो ऐसे दोस्तों से दूर रहो, ऐसे सीनियर्स से दूर रहो जो बोलते हैं 3rd ईयर में तुम्हारे पास तो 1 साल टाइम है। अगर मैंने 3rd ईयर में ही अच्छा कर लिया तो मैं 4th ईयर चिल करूंगा ना, घूमूंगा फिरूंगा, कुछ और पढ़ लूंगा, ESC की तैयारी कर लूंगा, कुछ भी। बट फिलहाल ऐसे सीनियर से भी दूर रहें कृपया करके जो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा, ऐसे लोगों से जो आपके अराउंड नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और तीसरा, अपने आप से जो अगर आपके खुद के इनर कॉन्शियस में आता है कि यार मुझे नेगेटिविटी है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नो, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ एंजॉय द जर्नी, ये एक सच बताऊं तो ये एग्जाम आपसे 1 ईयर चाहता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। टेक्निकली 1 साल मोर देन सफिशिएंट है इस गेट एग्जामिनेशन को, ESC एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। तो इस जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है, ये एक फेज है लाइफ का। यार नौकरी लग जाती है अच्छा है, कैंपस हो जाता अच्छा है, अगर आपको मल्टीपल चीजें आ रही है तो यार मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया है, बट जब आपका होगा ना तो आपके पास अथॉरिटी, पावर सब बहुत ज्यादा आएगा।
तो इस प्रिपरेशन फेज को एंजॉय करो रादर देन इसको क्रिटिसाइज करने के। तो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। और फिर उसके बाद प्लानिंग का पार्ट जो हमारा आता है, रिफ्रेश योर ब्रेन। मैं नहीं बोलती और मैं ये भी नहीं बोलती कि मोबाइल चलाओ। ब्रेन को रिफ्रेश करने का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब में बैठ के रील्स देख रहे हैं, वो जो शॉर्ट्स वाली आती है, इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हैं और स्नैपचैट में वो पता नहीं क्या क्या से मुंह बना के डाल रहे हैं स्टोरीज में। ये सब मैं नहीं एंटरटेन करती और ना मुझे पसंद है। ठीक है, मुझे नहीं पसंद, आपको शायद हो सकता है पसंद हो, बिल्कुल सही बात है, बट मुझे नहीं पसंद। इन सेंस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी फिर आपको दिमाग में आ जाता है ना कितने लाइक्स आए, किसी ने इसमें कमेंट किया, तो अभी इन सब से दूर रहो। रिफ्रेश करना है तो आप इसको क्या करो, बाहर जाओ, घूम लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, या फिर आपके गैंग होगी, आपके दोस्तों की गैंग, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, ये ज्यादा बेटर है। अदरवाइज सोशल मीडिया में रहना बुरा नहीं है, बट अगर आप वैसे वाले हो जो लाइक्स कमेंट्स में ध्यान देते रहते हो तो फिर तो आपके लिए ट्रबल हो जाएगा। इसलिए रिफ्रेश करना है ब्रेन को टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई साहब आपको ध्यान रहे कि हमको पढ़ना है एक हैवी, तो पहले तो रिफ्रेश करना ही है, और दूसरा ध्यान में रखना है कि एक सब्जेक्ट और एक हैवी सब्जेक्ट और एक लाइट सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने जियोटेक उठाया तो मैं कभी इसके साथ एनवायरमेंट या हाईवे नहीं उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये बल्कि सब्जेक्ट है। मैं कोई छोटा सब्जेक्ट ले लेती हूँ, हाइड्रोलॉजी ले लेती हूँ, ईजी होगा पढ़ने में, ईजी होगा पढ़ने में। अगर मैंने एनवायरमेंट उठाया तो मैं इसके साथ कोई छोटा सब्जेक्ट ले लेती हूँ, कौन सा, इरिगेशन ले लेती हूँ या ओसीएफ ले लेती हूँ, मेरे लिए छोटा होगा। पर अगर आप अभी भी एक साथ दो बल्कि सब्जेक्ट्स ले रहे हैं भाई साहब, देन वो ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, सैचुरेशन आपको लगने लगता है, फील करने लगते हो। तो बेटर है कि एक लाइट एक हेवी सब्जेक्ट्स करके ही कॉम्बिनेशन में पढ़ना। और मैं तो बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली कि जब एक टाइम के बाद होता है ना, रात हो जाती है और हमको लगता है नहीं पढ़ना है, बट नींद भी नहीं आती होती है, ठीक है, नींद भी नहीं आ रही है पर पढ़ने का भी मन नहीं है, तो इस टाइम बेस्ट टाइम होता है कि आप एप्टीट्यूड करो। मैं तो इवन मैथ्स का प्रोबेबिलिटी वगैरह भी कर सकते हो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इस टाइम। तो एप्टीट्यूड पोर्शन उस टाइम के लिए रख दो जब और कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन ना करे, तब मैंने एप्टीट्यूड करना है। ठीक है, मैथ्स भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, इजी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हमारे 10 टिप्स जिसमें आपको गेट एग्जामिनेशन क्रैक करना है। तो ध्यान रहिए, सिलेबस को समझिए, प्रॉपर टाइम दीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, और टाइम टाइम पे रिफ्रेशमेंट, आपको हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको अपना क्या ब्रेक्स लेना है, प्रॉपर इंटरवल्स में। कोशिश कीजिए कि ऐसे वो 24 घंटे 20 घंटे ना पढ़ो, बट कंसिस्टेंट रहो। आंधी आए तूफान आए, रोज 8 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, वो टाइम आपको निकालना है। ठीक है, टेस्ट अब इस टाइम पे आगे, हम दिसंबर को एंटर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कर चुके ही हैं मान लो। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि यार मैक्स टू मैक्स, अगर आप अभी बोलो 15 दिसंबर काफी है जितना है, अब थोड़ा 15 दिसंबर के बाद 60% सिलेबस भी हो गया एटलीस्ट, टेस्ट सीरीज देना चालू करो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ठीक है, अगर आप सोचोगे जब पूरा होगा तब मैं टेस्ट दूंगा, तो पूरा एकदम 100% तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज शो ऑफ के लिए नहीं है, देने के लिए है। तो प्लीज टेस्ट सीरीज को दो, ठीक है, सिंसियरली दो जैसे मैंने आपको कहा, और हर बार कंपटीशन अपने आप से रखो। यार इस बार फुल लेंथ टेस्ट में अगर मेरे 50 है तो अगली बार कम से कम 55-60 आने चाहिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ जो मार्क्स टेस्ट सीरीज में आते हैं कंसिस्टेंट वाले, ऐसा नहीं कि कभी 50 कभी 100, जो कंसिस्टेंट आते हैं ना उतने ही आसपास मार्क्स आपके गेट में भी आने वाले हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। होप कि अब आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक सीरियस नहीं हुए हो और टारगेट गेट 2023 या 2024 है तो अब सीरियस हो जाइए। So that's all for today. Take care of yourself. Bye bye and steady heart.